फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस आयरिश और ब्रिटिश प्ले राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग प्ले द एप्पल कार्ट। बहुत ही मज़ेदार प्ले है, फिर भी इसे कार्टून्स की हेल्प से और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द प्ले। अबाउट द प्ले, दिस इज ए सैटेरिकल कॉमेडी। दोस्तों, एप्पल कार्ट एक सैटेरिकल कॉमेडी प्ले है जिसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को बहुत ही मज़ेदार तरीके से डिस्कस किया गया है। इट वॉज completed in December 1928 and first performed in Warsaw, Poland in 19 फरवरी 1929। ये प्ले दिसंबर 1928 को कंप्लीट हुआ और इसे 19 फरवरी 1929 को वारसा पोलैंड में फर्स्ट बार परफॉर्म किया गया था। टाइटल मीन्स द प्लान विच somebody has in his mind which he wants to implement। प्ले के टाइटल का मतलब है किसी आदमी के माइंड में कोई प्लान है और वो उसे कंप्लीट करना चाहता है। मेन थीम ऑफ द प्ले इज द प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी एंड द डेंजर टू विच इट इज एक्सपोज्ड। इस प्ले की मेन थीम है लोकतंत्र की प्रॉब्लम और इसके एक्सपोज होने का खतरा। दोस्तों, एक बार प्ले के बैकग्राउंड के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि यह प्ले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक फिक्शनल प्ले है जिसमें उन्होंने इंग्लैंड की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। इंग्लैंड में दोनों तरह की गवर्नमेंट काम करती है। यह राजतंत्र के रूप में राजा होता है तो लोकतंत्र के रूप में प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट होती हैं। इस प्ले में राइटर ने राजतंत्र और लोकतंत्र की रियलिटी के बारे में बताया है कि ये दोनों ही सही तरीके से काम नहीं करते। इस प्ले में प्राइम मिनिस्टर प्रोटियस और उसकी कैबिनेट राजा मैग्नस का जनता पर जो इम्प्रेशन है उसे कम करने की कोशिश करते हैं ताकि फिर जनता राजा मैग्नस की गवर्नमेंट को नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर प्रोटियस और उसकी कैबिनेट की गवर्नमेंट को फॉलो करें। क्या सरकार पीएम प्रोटियस चलाएगा या फिर राजा मैग्नस, यही सब आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का प्ले। प्ले को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं प्ले के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट कैरेक्टर हैं इंग्लैंड के राजा मैग्नस जो कि प्ले का मेन कैरेक्टर हैं। मैग्नस प्ले में सबसे प्रभावशाली और शानदार कैरेक्टर हैं। वह एक बुद्धिमान राजा हैं। वह अपनी टैक्टिक्स यानी रणनीति के लिए जाने जाते हैं। उन्हें पॉलिटिक्स का अच्छा एक्सपीरियंस है। वे फ्यूचर में होने वाली चीज़ों का पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जॉय प्रोटियस जो कि एक मूर्ख और गुस्सेल आदमी हैं और वो कैबिनेट के करप्ट यानी भ्रष्ट नेताओं से प्रभावित होकर खुद भी भ्रष्ट हो चुके हैं। वे पावर यानी सत्ता को अचीव करने की ख्वाहिश रखते हैं। वह राजा की रणनीति से अच्छी तरह वाकिफ हैं और इसलिए वह उसे हराने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रोटियस में इतना कॉन्फिडेंस है जैसे कि उन्होंने अदर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हरा दिया हो। थर्ड कैरेक्टर हैं पेम्फिलियस जो कि राजा मैग्नस का एक प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जो कि राजा को राज्य में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी देता है कि राज्य में क्या हो रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं सेम्प्रोनियस और ये भी किंग मैग्नस का एक प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जो कि राजा को उन मैसेज के बारे में बताता है जो राजा के लिए आते हैं। फिफ्थ कैरेक्टर हैं रॉबर्ट जो कि किंग मैग्नस का एक बेटा है। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं अलाइस जो कि एक राजकुमारी हैं और किंग मैग्नस की बेटी भी हैं। सेवंथ कैरेक्टर हैं जेमिमा जो कि इंग्लैंड की क्वीन है और साथ ही किंग मैग्नस की वाइफ भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं ओरेंथिया जो कि राजा की एक प्रेमिका है। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं अमांडा पोस्टेल्टवेट जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली एक लेडी हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं लाइसिस्ट्रेटा जो कि ऊर्जा विभाग की एक महिला मंत्री हैं। अब आगे पीएम प्रोटियस की कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स हैं जैसे बिली बनर्जीस जो कि व्यापार बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट हैं बल्बस जो कि एक होम सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट हैं निकोबार जो कि एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट हैं क्रासस जो कि उपनिवेश सेक्रेटरी हैं और लास्ट कैरेक्टर हैं प्लिनी जो कि सरकारी खजाने के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, प्ले की शुरुआत होती है किंग मैग्नस के दो सेक्रेटरी सेम्प्रोनियस और पेम्फिलियस हैं जो कि ऑफिस में बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। ये बातें करते करते सेम्प्रोनियस के फादर के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं जो कि एक महान कलाकार थे। वो राज्य में जब भी कोई फंक्शन होता था तो उसे यही ऑर्गेनाइज करते थे। एक बार सेम्प्रोनियस के फादर एंजॉय करने के लिए समुद्र की यात्रा पर चले गए और वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जहाज के साथ एक्सीडेंट हो गया और उसमें बैठे सभी यात्री डूबने लगे और वे सभी डूबकर मर गए। लेकिन सेम्प्रोनियस के फादर
तैरकर एक आयरलैंड पर आ गए और अपनी जान बचा ली। लेकिन उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ चारों ओर हरे पेड़ पौधे थे और समुद्र का पानी ही पानी था। यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहते थे, बिल्कुल अकेलापन था। वे इस अकेलेपन को सहन नहीं कर पाए और पागल हो गए और फाइनली इसी आयरलैंड पर कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। अब ये दोनों सेक्रेटरी व्यापार बोर्ड के नए अध्यक्ष बिली बोनर्जिस के बारे में बातें करने लगते हैं, जो कि पहले एक गरीब मैकेनिक था, लेकिन इसने धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आकर तरक्की कर ली और व्यापार बोर्ड का नया अध्यक्ष बन गया। एक दिन बोनर्जिस बिना किसी अपॉइंटमेंट के राजा मैग्नस के महल में चला गया। इसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। यह महल में सीधा जाकर राजा के सेक्रेटरी के ऑफिस में जाकर बैठ गया। फिर सेक्रेटरी पेम्फिलियस राजा को जाकर बताता है कि व्यापार बोर्ड के नए अध्यक्ष बिली बोनर्जिस आपसे मिलना चाहते हैं। बोनर्जिस पहले एक गरीब मैकेनिक था, इसलिए इसमें मैनर्स और डिसिप्लिन की कमी थी और जब राजा इससे मिले तो ये अपने चेयर से खड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन राजा बहुत ही चालाक थे, उन्हें पता था कि ये अभी मैकेनिक से मंत्री बना है, इसलिए इसमें डिसिप्लिन की कमी है। राजा ने चालाकी से बोनर्जिस की झूठी तारीफ कर दी, जिससे वो बहुत खुश हुआ। अब राजा के साथ कैबिनेट के सभी मंत्रियों की बैठक शुरू होती है, जिनमें बोनर्जिस भी शामिल है। इस बैठक में बोनर्जिस कहते हैं कि इंडिया में पीएम और सीएम कैबिनेट के मंत्रियों की सलाह से काम करते हैं, लेकिन मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगा और किसी की एडवाइस नहीं मानूंगा। मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करूंगा। यह सुनकर राजा मैग्नस एक बार फिर उसकी चापलूसी करते हुए कहते हैं कि मेरे दोनों बड़े भाई मर चुके थे और मेरे चाचा राजा थे, इसलिए उनके बाद मुझे राजा बना दिया गया। यह कहकर राजा मैग्नस बोनर्जिस को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनमें कोई टैलेंट नहीं है, वे तो बस ऐसे ही राजा बना दिए गए हैं। राजा बोनर्जिस की चापलूसी करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जैसी कला और तुम्हारे जैसा नेचर सभी का नहीं हो सकता। यह सुनकर वह एक बार फिर खुश हो जाता है। राजा ने बातों ही बातों में बोनर्जिस से कहा कि वह ब्रिटेन का फर्स्ट प्रेसिडेंट बन सकता है और वह राजा मैग्नस से 10 गुना शक्तिशाली बन सकता है। यह सुनकर बोनर्जिस ने राजा से कहा कि तुम क्यों नहीं बन जाते प्रेसिडेंट, तुम भी बन सकते हो। तब राजा ने कहा कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता, मैं तो एक राजा की तरह आरामदायक जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसी टाइम यहाँ पर राजा की बेटी राजकुमारी अलाइस आ जाती हैं और ये भी बोनर्जिस की झूठी तारीफ करने लगती हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। अब राजा मैग्नस और राजकुमारी एलिस यहाँ से चले जाते हैं और अब वहाँ पर बोनर्जिस अकेला बैठा हुआ है, जहाँ पर कैबिनेट के 5 मंत्री प्राइम मिनिस्टर प्रोटियस, प्लिनी, निकोबार, क्रेसस और बल्बस वहाँ आते हैं और बोनर्जिस के पुराने कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे वह बहुत गुस्सा होता है। लेकिन प्रोटियस उसे समझाकर शांत कर देते हैं। बोनर्जिस इन सभी मंत्रियों से कहता है कि मेरी राजा मैग्नस से मुलाकात हो चुकी है, अब राजा को अपने हाल पर छोड़ दो, उन्हें फालतू में परेशान मत करो। यह सुनकर कैबिनेट के सभी मंत्री समझ जाते हैं कि राजा मैग्नस ने बोनर्जिस की झूठी तारीफ करके उसे मूर्ख बनाया है। फिर पीएम प्रोटियस सभी मंत्रियों को समझाकर उन्हें शांत कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी पार्टी ने निचले स्तर के चुनाव में अपोजिशन पार्टी को हरा दिया था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड पर राजा का ही शासन है। इट मीन्स अब यहाँ पर पीएम प्रोटियस और उसके कैबिनेट का शासन होना चाहिए। लेकिन राजा मैग्नस ने बहुत ही चालाकी से जनता को अपनी तरफ कर रखा है। फिर प्रोटियस अपने कैबिनेट के मंत्रियों को बताते हैं कि वह एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी पत्र तैयार कर रहा है, जिस पर राजा मैग्नस को सिग्नेचर करने होंगे। इस अल्टीमेटम की 3 शर्तें थी। फर्स्ट, राजा मैग्नस किसी भी प्रकार का कोई भाषण नहीं देंगे। सेकंड, राजा को अपनी वीटो पावर की बात नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है जिसका यूज करके किसी भी बिल को पास होने से रोका जा सकता है। थर्ड, राजा को न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल पब्लिश नहीं करवाना चाहिए या उसे न्यूज़पेपर के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। आगे पीएम प्रोटियस कहते हैं कि अगर राजा मैग्नस इस अल्टीमेटम की शर्तों को नहीं मानते तो वे राजा को अपना इस्तीफा देने के लिए कहेंगे और साथ ही वे जनता को बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में शासन चलाने के लिए पीएम और उसके कैबिनेट के मंत्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म की जा रही है, इसलिए वे शासन नहीं चला सकते।
इसी दौरान राजा मैग्नस अमांडा और लाइसिस्ट्रेटा के साथ वहां पर आ जाते हैं। तभी कैबिनेट के मंत्रियों में बातचीत शुरू हो जाती है और बोनर्जीज इन सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि उन सभी को राजा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब पीएम प्रोटियस राजा मैग्नस से कहते हैं कि आपको जनता के सामने अपने पर्सनल विचार नहीं बताने चाहिए। इसके बाद निकोबार राजा से कहते हैं कि आपको जनता से सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जो कैबिनेट के मंत्री आपसे कहते हैं। यह सुनकर राजा मैग्नस बहुत ही चालाकी से मंत्रियों से कहते हैं कि आप किस मंत्री की बात कर रहे हैं, कैबिनेट में तो कई सारे मंत्री होते हैं। तब प्रोटियस ने कहा कि आपको जनता के सामने कैबिनेट के मंत्रियों के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। यह सुनकर राजा मैग्नस ने सभी मंत्रियों से कहा कि अगर आज इंग्लैंड एक समृद्धशाली और विकसित देश है तो उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोगों का योगदान है, न कि कैबिनेट के मंत्रियों का। यह सुनकर प्रोटियस ने कहा कि आप मेन मुद्दे से हटकर बात कर रहे हैं। हम सभी ने कहा कि आपको अपने पर्सनल विचार जनता के सामने नहीं रखने चाहिए। कैबिनेट की तरफ से प्रोटियस ने राजा से कहा कि अगर आप हमारी बुराई जनता से करते हैं तो हम भी आपकी बुराई जनता के सामने करेंगे, जिससे आपका और हमारा दोनों का ही कैरेक्टर जनता के सामने खराब होगा। यह सुनकर राजा ने अपनी चालाकी से पीएम प्रोटियस की तारीफ करते हुए कहा कि प्रोटियस उनसे ज्यादा चालाक और बुद्धिमान है, जिससे ये सभी मंत्री वापस खुश हो गए। राजा मैग्नस ने कहा कि प्रेजेंट टाइम में राजा का कैरेक्टर बहुत ही कमजोर है और जनता भी यह नहीं मानती कि मैग्नस अच्छे कैरेक्टर का राजा है। यह सुनकर प्रोटियस के अलावा कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने यह बात अपने बारे में कही कि जनता की नज़र में हमारा भी कैरेक्टर अच्छा नहीं है, हम भी आपके जैसे ही भ्रष्ट हैं। पीएम प्रोटियस भी बहुत ही चालाक और बुद्धिमान है। उसने राजा से कहा कि वह इस कमरे को छोड़कर तब तक नहीं जाएगा जब तक कि राजा मैग्नस इस अल्टीमेटम की शर्तों पर सिग्नेचर न कर दे। और यह सुनकर अमांडा ने प्रोटियस पर कुछ कमेंट कर दिया, जिससे उसके अलावा सभी हंसने लगे और यह देखकर प्रोटियस नाराज होकर कमरे से बाहर चला गया और राजा मैग्नस भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चले गए। प्रोटियस की बदनामी देखकर बोनर्जीज को गुस्सा आ गया, तो फिर लाइसिस्ट्रेटा ने उसे समझाया कि यह प्रोटियस का राजा से अकेले में मिलने का प्लान है, वो राजा से अकेले में मिलना चाहता है। बाद में राजा मैग्नस और पीएम प्रोटियस अपनी बात खत्म करके कमरे में आते हैं और राजा मैग्नस कैबिनेट के सभी मंत्रियों से कहता है कि अगर मैं इस अल्टीमेटम पर सिग्नेचर करता हूँ तो फिर मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं रहेगी, मैं तो पावरलेस हो जाऊंगा। और अगर मैं इस अल्टीमेटम पर सिग्नेचर नहीं करता हूँ तो आप सभी अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे देंगे। और इस बातचीत के बाद राजा अपना भाषण देते हैं, जिसकी सभी तारीफ करते हैं। फिर बलबस ने अपने जीजा को कैबिनेट में शामिल करने की बात कही, जो कि प्रेजेंट टाइम में ब्रेकेजीज लिमिटेड का एक चेयरमैन था। तभी लाइसिस्ट्रेटा ने इसका विरोध किया। इसके बाद प्रोटियस वापस अपनी बात पर आ जाता है और कहता है कि राजा मैग्नस आप अल्टीमेटम पर कब सिग्नेचर करेंगे। यह सुनकर राजा ने सोचने के लिए शाम 5 बजे तक का टाइम मांगा और इसके बाद सभी लंच करने के लिए वहां से अपने घरों में चले गए। इसके बाद दोपहर 3 बजे राजा मैग्नस अपनी प्रेमिका ओरेंथिया से मिलने के लिए जाता है, तो वो राजा से बहुत नाराज थी। राजा ने पूछा कि क्या हुआ, तुम मुझसे क्यों नाराज हो। तो फिर उसने राजा से कहा कि आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, आप तो सिर्फ अमांडा और लाइसिस्ट्रेटा से प्यार करते हैं। ओरेंथिया को अब ऐसा लगता है कि वो खूबसूरत नहीं लगती। फिर राजा ने उसे समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अभी भी खूबसूरत हो और मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। फिर ओरेंथिया ने कहा कि मैं कोई कॉमन लेडी नहीं हूँ, अगर तुम मुझे रानी का कोई काम हैंड ओवर करो तो मैं उसे इजीली कर सकती हूँ। यह सुनकर राजा मैग्नस ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और मैं अपनी वाइफ जेमिमा को तलाक नहीं दे सकता। राजा ने उससे कहा कि हमारा सिर्फ फिजिकल रिलेशन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, तुम सिर्फ मेरे सपनों की रानी रहोगी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। इसके बाद राजा ओरेंथिया से अपने महल में जाने की परमिशन मांगते हुए कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि 4:30 बज चुके हैं और मेरी वाइफ क्वीन जेमिमा
चाय के लिए मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन ओरेंथिया राजा को नहीं जाने देती और उसके साथ धक्का मुक्की करने लगती हैं, जिससे ये दोनों फर्श पर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और गोल गोल लुढ़कने लगते हैं। फिर राजा का सेक्रेटरी सेम्प्रोनियस वहाँ आता है और राजा से कहता है कि क्वीन जेमिमा उनका चाय के लिए इंतजार कर रही हैं। इसके बाद राजा वहाँ से चला जाता है। राजा मैग्नस अपनी रानी जेमिमा के साथ छत पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी वहाँ पर एक अमेरिकन मैसेंजर यानी अमेरिकी राजदूत आता है और राजा से कहता है कि जो कर्ज आपने अमेरिका से लिया था उसे जल्दी से चुका दीजिए, अदरवाइज अमेरिका की प्रेसिडेंट ब्रिटेन में अपनी सरकार चलाएंगे और फिर ब्रिटेन पर जो कर्ज है उसे भी माफ़ कर दिया जाएगा। राजा मैग्नस को यह अमेरिका का एक षड्यंत्र लगा, इसलिए उसने राजदूत से कहा कि आज मेरी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मीटिंग है और इस मीटिंग के बाद ही मैं आपको कोई जवाब दे पाऊंगा। यह कहकर राजा वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वापस कैबिनेट के मंत्रियों, प्राइम मिनिस्टर और राजा की मीटिंग होती है। सभी मंत्री थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर राजा कैबिनेट के इन सभी मंत्रियों से कहते हैं कि आपने अमेरिका के साथ हमारी जो डील हुई थी उसके बारे में तो सुना ही होगा। यह सुनकर पीएम प्रोटियस राजा से कहते हैं कि सबसे पहले तो आप अल्टीमेटम की शर्तों पर सिग्नेचर कीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। राजा बहुत ही होशियार था, इसने कहा कि चलो मान लो मैंने अल्टीमेटम की शर्तों पर सिग्नेचर कर दिए, लेकिन जब ब्रिटेन अमेरिका में मिल जाएगा तो इस अल्टीमेटम का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। यह सुनने के बाद भी कैबिनेट के मंत्री नहीं मानते, तो फिर राजा कहते हैं कि मैं अपनी राजा की पोस्ट से इस्तीफा देता हूं और मेरे बाद इस राजा की पोस्ट पर मेरा बेटा रॉबर्ट बैठेगा। राजा के इस डिसीजन से सभी मंत्री खुश हो गए। राजा की पोस्ट से इस्तीफा देने के पहले मैग्नस ने एक और घोषणा की कि वो लोकसभा को भंग कर देगा और राजा होने के अपने सभी अधिकारों को छोड़ देगा और विंडसर के रॉयल बरो से विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगा और अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा और ब्रिटेन का होने वाला राजा रॉबर्ट जो कि मेरा बेटा है वो उसी पार्टी को इनविटेशन देगा जिसके पास मेजोरिटी यानी बहुमत होगा। मेरे पास तो बहुमत होगा, इसलिए वापस ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए मेरी पार्टी को इनविटेशन मिलेगा। यह सुनकर पीएम प्रोटियस समझ गया कि राजा मैग्नस बहुत ही चालाक और एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है और इसके आगे उसकी बिल्कुल भी नहीं चल सकती। और फिर ये उस अल्टीमेटम को फाड़कर फेंक देता है और राजा से कहता है कि अल्टीमेटम पर सिग्नेचर करने की कोई जरूरत नहीं है, ब्रिटेन की सरकार जैसे काम कर रही है वैसे ही काम करने दीजिए। लेकिन प्रोटियस ने राजा को घूरते हुए यह भी कहा कि वह राजा को कभी माफ नहीं करेगा और यह कहकर वो यहाँ से चला गया। और फिर एक एक करके कैबिनेट के सभी मंत्री वहाँ से चले गए और अमांडा और लाइसिस्ट्रेटा भी वहाँ से चली गई। इस जीत के बाद भी राजा मैग्नस खुश नहीं था, वो अंदर ही अंदर दुखी था। वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके राज्य में जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं वो बेकार हैं और भ्रष्ट हैं। राजा मैग्नस को इस भ्रष्ट राजनीति से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसके बाद क्वीन जेमिमा राजा को रात के डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। पहले तो राजा मना कर देता है, लेकिन फिर उसकी बात मानकर डिनर के लिए चला जाता है और यहीं पर प्ले द एप्पल कार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये प्ले समझ में आया होगा और कैसा लगा आपको ये प्ले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।